शुक्रवार रात को एक टैक्सी ड्राइवर ने एक कथित तौर पर एक 25 साल की युवती के साथ दुष्कर्म जो किया है, इससे महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। 2 साल पहले जो है निर्भया और गुड़िया कांड से पूरा देश दहल गया था। पूरी राजधानी में जो है एक आंदोलन की स्थिति खड़ी हो गई थी। उससे क्या अभी तक हमने कुछ सीखा नहीं है? शुक्रवार को हुई इस घटना ने एक बार फिर देश की राजधानी की पुलिस और प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ट्रैफिक पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी? शुक्रवार को जहां से इस युवती ने पीड़ित युवती ने जहां से टैक्सी ली है, वो निर्भया कांड का जो स्थल था उससे वो जगह ज़्यादा दूर नहीं थी। वसंत विहार के आसपास से इस युवती ने जो है ये टैक्सी ली। उस वक्त की जो है ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी? क्या वहाँ पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी? इसके अलावा ये हादसा जो हुआ है इस वक्त पिछले 2 दिन से दिल्ली हाई अलर्ट पे है। ये कैसा हाई अलर्ट है कि चलते वक्त महिलाएं जो है सड़क पर सुरक्षित नहीं है, चलती गाड़ियों पे सुरक्षित नहीं है। और क्या कर रही है हमारी दिल्ली की पुलिस, क्या कर रही है हमारी ट्रैफिक पुलिस? इसके अलावा जो पिछले 2 साल पहले जो निर्भया का और गुड़िया का कांड हुआ था, उस पर बहुत चीख के लोगों ने बोला था, बहुत बुद्धिजीवियों ने बोला था कि महिलाओं को ऐसी सुरक्षा मिलनी चाहिए। रात को चलते वक्त हाई अलर्ट पर पुलिस को सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, लेकिन ये सवाल मुझे लगता है बंद बस्ते में धरे के धरे रह गई। दिल्ली की महिलाओं के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा है और ये इसका बहुत बड़ा सबूत है कि हाई अलर्ट होते हुए राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट होते हुए भी एक 25 साल की युवती के साथ जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। और हम आम आदमी पार्टी के लोग और एक बेटी होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं इसका कड़ा विरोध करती हूँ। देखिए, मेन चीज़ ये है कि निर्भया कांड होता है, गुड़िया का इशू उठता है, बेंगलोर में इस तरह के इशू उठते हैं, चेन्नई में उठते हैं, नॉर्थ ईस्ट में उठते हैं, और पूरे देश में जितना बड़ा इशू करप्शन का बनता है उतना ही बड़ा इशू महिलाओं की सुरक्षा का भी बनता है। और जनरल इलेक्शन में बहुत बड़ा वादा किया जाता है कि बहुत हो गया महिलाओं पर अत्याचार, इस बार मोदी सरकार। लोग प्रभावित होते हैं। पिछली सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में, महिलाओं को सुरक्षा की कोई नीति बनाने में पूरी तरह से नाकाम थी, और बल्कि बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही वाहियात किस्म के, अगर मैं कहूँ तो, स्टेटमेंट भी दिए गए नेताओं द्वारा। उससे दुखी होकर लोगों ने सरकार बदली और उस नारे से प्रभावित होकर सरकार बदली। आज जब ये कांड हुआ है, आज फिर से हम दिल्ली के लोग दहले हुए हैं कि हमारे घरों में रहने वाली महिलाएं, हमारे बहनें, हमारी बेटियां, हमारी पत्नी, हमारी दोस्त, हमारे पड़ोसी सब सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। आज जिसको हम सुरक्षित देख रहे हैं, आज वो जॉब पे जा रही है, बाहर कहीं घूमने जा रही है, वो वापस सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी, ये एक सबके अंदर, चाहे वो पत्रकार हों, राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, सामान्य कोई और व्यक्ति हो, बिजनेसमैन हो, सबके मन में फिर से एक डर पैदा हो गया है। निर्भया कांड के बाद से एक देश में माहौल बना था कि शायद महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार गंभीर होंगी, सरकारी एजेंसियां कुछ सेंसिटिव इशू अपनाएंगी, सरकार में, संसद में, विधानसभाओं में कुछ ऐसे कानून बनेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि नई सरकार बनने के बावजूद महिलाओं की सुरक्षा पर कुछ नहीं किया गया। पूरी तरह से नाकाम रही है महिलाओं को सुरक्षा देने में ये सरकार। महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में, देश की आधी आबादी की सुरक्षा की दिशा में आज तक पिछले 6 महीने में इस सरकार ने कौन सा कदम उठाया है जिससे महिलाओं में विश्वास बढ़े, समाज में विश्वास बढ़े कि हम अपने समाज में महिलाओं को सुरक्षित मान सकते हैं। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है। दिल्ली के एलजी साहब आपको रिपोर्ट करते हैं, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आपको रिपोर्ट करते हैं, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार इस वक्त आपके अधीन है। दिल्ली में पिछले 6 महीने में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक पॉलिसी पास की गई हो, एक इंस्ट्रक्शन जारी की गई हो, तो बताइए। आप तमाम तरह के दावे करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं? क्या राजनाथ सिंह जी, इस देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी जिम्मेदार नहीं है इस बात के लिए कि उनकी प्रायोरिटी में महिलाओं की सुरक्षा है ही नहीं? देश की राजधानी में जिस दिल्ली पुलिस को राजनाथ सिंह जी हेड कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली में बसें, दिल्ली में टैक्सीज, दिल्ली में जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम हैं वो रेगुलेट होकर चलें। हमने निर्भया के कांड में हमने देखा था कि एक बस तमाम नियम कायदे कानूनों को रख के, ताक पे रख के चलाई जाती थी, और तमाम ऐसी बसें चलाई जाती थी।
आज हम फिर से देख रहे हैं कि एक टैक्सी तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पे रख के चलाई जा रही है। कैसे उसके साथ समझौते हो गए, कैसे उस ऑपरेटर को दिल्ली में ऑपरेशन करने की इजाज़त दे दी गई, कैसे वो टैक्सी बिना जीपीएस के, बिना ड्राइवर के किसी लाइसेंस के या बिना उसके वेरिफिकेशन के कैसे वो दिल्ली में ऑपरेट कर रही थी। क्या इसके लिए गृह मंत्री किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे कि नहीं ठहराएंगे? क्या हम सिर्फ भाषणों में ये कह के नैतिकता की दुहाई दे के कि समाज को महिलाओं के प्रति अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, ये कहेंगे और उसके बाद फिर से बैठ जाएंगे किसी एक और निर्भया के पीड़ित होने के इंतज़ार में, किसी एक और गुड़िया के पीड़ित होने के इंतज़ार में, या अपनी इस पॉलिसी में किसी के हेड रोल की बात करेंगे? आज मैं मांग करता हूँ कि किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कैसे दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाओं में एक टैक्सी इस तरह से ऑपरेट कर पा रही है कि उसके ड्राइवर को लाइसेंस तक नहीं है, और वो कैसे ऑपरेट कर रही है? क्या दिल्ली पुलिस में, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में, या मैं कहता हूँ गृह मंत्री खुद इसकी जिम्मेदारी लेंगे? कैसे ये हो रहा है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? हम सिर्फ इस घटना पर अफसोस व्यक्त करें, मीडिया इसको 2 दिन तक खबर बना के चलाए, कुछ लोग आंदोलन करें, वापस हम लोग अपने अपने घरों में बैठ जाएं, अपने अपने काम करने लगें, वापस कोई गुड़िया कांड होगा, वापस कोई बेंगलोर का कांड होगा। मेरा आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको इसी रूप में लें कि आखिरकार जवाबदेही किसकी तय हो रही है। मौजूदा सरकार ने 100 करोड़ का बजट इस देश में शहरों की महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाने की बात कही थी। क्या किया गया है? उस 100 करोड़ से क्या किया जा रहा है? निर्भया फंड का क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में वीआईपीज़ की सुरक्षा पे 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और देश में शहरों में रहने वाली, मैं तो कह रहा हूँ गाँव में और शहरों में अंतर मत करिए, हर जगह महिला खतरे में है। महिलाओं की सुरक्षा पर सिर्फ 100 करोड़ का बजट आप खर्च करेंगे, वो भी सिर्फ बजट में रख के बैठ जाएंगे। वीआईपीज़ के सामने तो हमने नहीं देखा कि आजकल पुलिस हट गई हो, आजकल उनकी सिक्योरिटी कम हो गई हो, वीआईपीज़ की सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे जो 100 करोड़ का खर्च हुआ वो उसका क्या हुआ? एक कंपनी, अडानी जैसी कंपनी को अगर कुछ समस्या आती है तो उसको आनन फानन में 6000 करोड़ रुपए सरकार उपलब्ध करवा देती है, लेकिन पूरे देश की महिलाओं पे खतरा आया हुआ है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे घर की महिलाएं, हमारे परिवारों की महिलाएं बाहर निकलने से डरेंगी, तो क्या ये खतरा नहीं है? इसके लिए सरकार कुछ करेगी कि नहीं करेगी? मैं ये सवाल सीधे गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सामने रखना चाहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उनको जवाब देना चाहिए कि आखिरकार पिछले 6 महीने में उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया, एक भी इंस्ट्रक्शन, एक भी आदेश पारित क्यों नहीं हुआ इस बारे में। आम आदमी पार्टी का इसको लेके क्या विज़न है, महिलाएं दिल्ली में कैसे सुरक्षित रह सकती हैं, उसको लेके मैं आतिशी से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ रखें, और हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इससे कुछ सीखें और इसको कुछ फॉलो करें जितना वो कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा को हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना है। पिछली बार भी चुनाव ने आम आदमी पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा को पहली बार इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। पुलिस हमारे अंतर्गत ना होते हुए भी हमने ये नहीं कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमने कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम इस पे एक्शन लेंगे। हमने एक विमेन सिक्योरिटी फोर्स की बात करी, और जब हम सरकार में आए थे तब हमने उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम शुरू किया था। अभी भी दिल्ली चुनाव की ओर हम बढ़ रहे हैं, और ये आम आदमी पार्टी ही थी जिसने अपने पॉलिसी के एक इनिशिएटिव में दिल्ली डायलॉग में महिलाओं की सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया, और पार्टी के स्थापना दिवस पर महिलाओं की सुरक्षा की बात की और इसे महिला सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया, जहाँ पे हमने पार्टी की ओर से कई वादे किए हैं। हमने पूरे दिल्ली शहर में सीसीटीवी कैमरास जो सारी पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में, बस स्टॉप्स पे, मार्केट्स पे लगाने का प्रॉमिस किया है। दिल्ली की महिला जब भी किसी डीटीसी बस में जाती है उसके साथ छेड़छाड़ होती है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। ये दिल्ली में रहने वाली हर महिला को पता है, हर लड़की को पता है, चाहे वो कॉलेज जा रही हो, चाहे वो जॉब करने जा रही हो। हमने कहा है कि डीटीसी की हर बस में हम एक मार्शल की व्यवस्था करेंगे जो वहाँ पे सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए होगा। जो कल रात को कांड हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि महिलाओं के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं उपलब्ध है। आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो एयरपोर्ट से हो, चाहे वो बस स्टैंड से हो, चाहे वो एक रात के समय कोई महिला एक सार्वजनिक स्थल से अपने घर कैसे पहुँचे, बसें पर्याप्त नहीं हैं। जब आप बस या मेट्रो से उतरते हैं तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी को अपना एक इम्पॉर्टेंट पोल प्रॉमिस बनाया है कि हम मेट्रो स्टेशन से बस स्टैंड से लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करेंगे, चाहे वो ई रिक्शास के माध्यम से हो, शेयर्ड ऑटोज़ के माध्यम से हो, ऑटोज़ में GPS देने के माध्यम से हो।
हम इंश्योर करेंगे कि हर महिला के मोबाइल फ़ोन्स पे एक सुरक्षा बटन हो जो GPS के माध्यम से PCR वैन्स और पुलिस से लिंक्ड हो। और हम ये भी इंश्योर करेंगे कि पुलिस हमारे अंतर्गत ना आते हुए, लेकिन दिल्ली सरकार के अंतर्गत होम गार्ड्स आते हैं। हर वार्ड में 4 से 5 होम गार्ड स्टेशन रहेंगे जो स्पेसिफिकली विमेन सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर होंगे। हम बाकी सब पॉलिटिकल पार्टी से भी सवाल पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में आने वाले चुनाव पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या वादे कर रहे हैं। और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है, पूरी दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि दिल्ली में चुनाव आने वाला है, क्या दिल्ली में सारी पार्टीज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं कि नहीं। सर, जिस तरीके से घटना हुई है, अगर उस ड्राइवर का रिकॉर्ड होता भी कंपनी के पास, तो जो मामला हुआ है कि महिला खुद भी अलर्ट नहीं थी, वो गाड़ी में सो गई थी, तो उस पर क्या टिप्पणी व्यक्त करना चाहेंगे? क्या लोगों को खुद अपनी सुरक्षा के लिए अलर्ट नहीं होना चाहिए? नहीं, लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए अलर्ट होना चाहिए, समाज को भी नैतिक रूप से अलर्ट होना चाहिए। लेकिन क्या हम दिल्ली में, आप इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि अगर वो टैक्सी पूरी तरह से सरकारी नियमों के हिसाब से कंट्रोल में चल रही होती तो शायद उस ड्राइवर के मन में भी खौफ होता कि तुम ऐसे ही भाग नहीं सकते हो। मतलब आदमी टैक्सी में बैठ के सोएगा नहीं, वो अलर्ट रहेगा। पुरुषों को, पूरे समाज को महिलाओं के प्रति संवेदन, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन फिर सरकार किस लिए है, फिर पुलिस किस लिए? बंद कर दीजिए। अगर सबको अलर्ट ही रहना है और सेल्फ अलर्ट रहना है तो सब बंद कर दीजिए। टैक्स का पैसा बचेगा, हमारी आपकी तनख्वाह बचेगी फिर। और दूसरी बात यह है कि हम जिम्मेदारी यहाँ पे विक्टिम पे नहीं ठहरा सकते हैं कि विक्टिम जो है स्थिति में क्योंकि उनकी आंख लग गई तो उनकी गलती है। ये भी हमें याद रखना है कि ये क्लासिक तरीका होता है कि जहाँ पे जवाबदेही होनी चाहिए, जहाँ पे जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसे हटाकर जो यहाँ पे विक्टिम है उसके सिर पे जिम्मेदारी डाल दी जाए। और मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पिछले 6 महीने में किया क्या है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और पूरा देश नहीं तो सिर्फ दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक इंस्ट्रक्शन बता दें कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को दी हुई है या ऐसा ऑर्डर जारी किया है। और अगर कुछ करेंगे नहीं तो फिर वो बोर्ड लगवाने का क्या फायदा है कि बहुत हो गया महिलाओं पे अत्याचार। आप एक तो कायदे कानून की बात करते हैं, कायदे कानून से चलना चाहिए, दूसरे ओर बिना कायदे कानून के रिक्शा के समर्थन में जगह जगह आंदोलन करते चल रहे हैं कि इनके लिए कोई कायदे कानून नहीं होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं कि कायदे का तो आपका मुख्य एजेंडा इसी को लेकर नहीं, आप मिस इंटरप्रेट मत करिए। हमने कहा है कि इनके लिए भी कायदे कानून जल्दी बनाओ, देर मत करो। आज ई रिक्शा ठीक से दिल्ली की सड़कों पे नहीं चल पा रहे हैं, उसकी वजह पॉलिसी पैरालिसिस है। और हमारा कहना सिर्फ ये रहा है कि अगर सरकार जो विकास के बड़े बड़े दावे करती है वो 24 घंटे में बैठ के दिल्ली के 2.5 लाख परिवारों की रोजी रोटी पे लात मारने की बजाय उनके लिए कानून बना देती, नियम बना देती और सड़कों पे चलने लगते तो वो लोग भूखे बारी के गार पे नहीं आते। हमारा ये कहना था। हम तो कानून बनाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ ये कहा है कि कानून बनाओ, उनके लिए व्यवस्था करो, ये नहीं कि बिना कानून के उनको चलाने की अनुमति दी जाए। निर्भया कांड के बाद भी दिल्ली पुलिस महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही, मानते हैं? निर्भया कांड के बाद अगर इस तरह की घटनाएं रुकी होती या इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई हुई होती तब तो हम मानते कामयाब है। सवाल हमारे असेसमेंट का नहीं है, सवाल यह है कि समाज में जो हो रहा है वो प्रमाण है। और दूसरी बात, ये घटनाएं अपने आप में सबूत हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि उसके बाद निर्भया के बाद गुड़िया कांड हुआ, उसके बाद और तमाम तरह के अपराध आप लोग रिपोर्ट करते रहते हैं मीडिया में, और अब इतना बड़ा फिर से एकदम उसकी कॉपी है ये, जो एक परिवहन विभाग, एक पुलिस विभाग, इन सब की लापरवाही की वजह से कुछ गाड़ियां सड़क पे चलती हैं, लोग उन पे भरोसा करके चलते हैं कि हाँ जी हम पे भरोसा है, सरकार ने व्यवस्था कर ली होगी, और फिर वो वहाँ लुटेरा निकलता है। तो कहीं ना कहीं इसकी है। दूसरा, ट्रायल, स्पीडी ट्रायल की हमने बात की थी, कितने दिन हो गए? अगर आज सरकार को इस मामले को सीरियसली लेना है तो स्पीडी ट्रायल, टाइम बाउंड ट्रायल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे कोर्ट्स में जितने भी जजेस का अपॉइंटमेंट करना पड़े। अगर ये मामले 10-10, 15-15 साल तक लटकते रहेंगे तो नहीं होने वाला है। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस को आप बिल्कुल उठाएंगे। मैंने एलजी साहब के यहाँ भी समय मांगा है मिलने का कि मैं उनको इस मुद्दे पे अवगत कराना चाहता हूँ और उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो मैंने आपके सामने कहा कि हेड्रोल होने चाहिए। जिन लोगों की वजह से ऐसी टैक्सीज सड़क पे उतरी उन लोगों के हेड्रोल होने चाहिए। ये मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करने के लिए भी जाऊँगा, और साथ साथ में हमारे अपने जो सांसद हैं वो इसको पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन अगर कर दिया जाए तो इस समस्या को थोड़ा सा कम किया जा सकता है? आपको लगता है ये सब्जेक्ट टू कि दिल्ली में सरकार किसकी है, कैसी है? अगर दिल्ली की सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है,
तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस के दिल्ली सरकार के अंडर में आने से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री ये सोचे कि 8 बजे के बाद महिलाओं को निकलना नहीं चाहिए, मोरल डिक्टेट दे, उनको जीन्स नहीं पहने, ये नहीं पहने, ऐसे नहीं जाएं, वैसे नहीं जाएं, ये सब डिक्टेट करना शुरू होगा तो फिर पुलिस का कोई फायदा नहीं होगा। आंकड़े पुराने हो गए, 49 दिन की सरकार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बहुत सीरियस कंसर्न है। सौरभ भारद्वाज आपके बच्चे थे और सबसे ज़्यादा जो शेयर ऑटो होती है, ग्रामीण सेवाएं चलती है, इस तरह की छेड़छाड़ होती रहती है, बहुत यूजुअल है। आप कभी जाके कोई फिगर दे पाएंगे, आप कोई फिगर आंकड़े हैं आपके पास कि आपने उनके खिलाफ इस तरह के केसेस में कोई कार्रवाई की आज तक? अगर है तो बताएं। हमारे पास में इस तरह का कोई केस आया होगा तो ज़रूर करते, लेकिन हमने सबसे पहले जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात की थी, उसकी हमने कमेटी भी बनाई थी चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में, और उसकी एक रिपोर्ट भी आई है। वो वापस हम सरकार में जाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें ये सब शामिल होगा। सर देखिए, पूरा का पूरा मसला जो है ना, समाज को सेंसिटाइज करने का ज़्यादा है और लोगों को अवेयर करने का ज़्यादा है। लोगों को इस बारे में बताना बेहद ज़रूरी कि किस तरह से सरकार जो है उनकी सुरक्षा को लेके असंवेदनशील है। आप देखिए पूरा शहर हाई अलर्ट पे है और अभी आने वाले दिनों में आप लोग ऑब्जर्व करिएगा कि जब भी कोई वीआईपी आएगा इस शहर में, पूरा का पूरा शहर का ताना बाना एकदम ठीक अपनी जगह पे काम करने लगता है। ऐसा क्यों होता है कि आम लोगों के लिए वो सुरक्षा व्यवस्था नाकारा साबित हो जाती है। इस बात को लोगों के जहन तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। आज मेरी पत्नी मेरी बहन अगर स्टेशन से आएगी रात में 12 बजे, तो मैं किस मुझसे उसको आश्वासन दे सकता हूँ कि दिल्ली में तुम सुरक्षित ट्रैवल कर सकती हो, ये समझाना बेहद जरूरी है। और लोगों को सेंसिटाइज जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक इस मुद्दे का सरकार की तरफ से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। यही काम हम करने करने जा रहे हैं आप? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं करने जा रहे हैं। इस चीज़ के लिए जो लोग अकाउंटेबल हैं उनसे सवाल करना बेहद जरूरी है। आपके माध्यम से हम गृह मंत्रालय से और राज्यपाल महोदय से ये सवाल करना चाह रहे हैं कि आज जब ये घटना हो चुकी है तो वो कौन जिम्मेदार चेहरे हैं जिनको आप रोल आउट करने जा रहे हैं, जिनको आप जिम्मेदार ठहराने जा रहे हैं। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कौन सी कार्रवाई करने जा रहे हैं, और अब तक ऐसा क्या किया है कि दिल्ली में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। मनीष जी, आपके विधायक पार्टी छोड़ के चले गए हैं बीजेपी में, इस पर क्या कहना है? देखिए, अब पार्टी जिसको टिकट नहीं दे रही है उसके बाद वो बीजेपी में रहें, कांग्रेस में रहें, कांग्रेस को वो नेता मुबारक, बीजेपी को वो नेता मुबारक, उसमें हम क्या कह सकते हैं।